पहला चैप्टर है आपकी किताब में डाल डाल पर ताल ताल पर। आइए देखते हैं इसमें कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इसको क्या कहेंगे? अवलोकन कहेंगे। कई बार ऑप्शन में दिया होता है अवलोकन, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि अवलोकन है क्या आखिर, है ना। तो अवलोकन क्या है? जब बच्चे प्रत्यक्ष रूप में आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर जो चीज़ें सीखे, इसको हम अवलोकन या ऑब्जर्वेशन कहते हैं। बच्चों को केवल कक्षा में बैठ कर के ना पढ़ाया जाए। ईवीएस कैसे पढ़ाई जाए? किताब आधारित सिर्फ नहीं, सिर्फ कक्षा आधारित नहीं, बल्कि क्षेत्र भ्रमण भी कराया जाए। कक्षा 3 की किताब में यह भी बात कही गई, जो कीड़े, पक्षी, स्तनधारी, इन सभी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, जानवर। ये भी ध्यान रखिएगा। कक्षा 1 के जो बच्चे होंगे, कीड़े मकोड़े, सांप, छिपकली, इसका अच्छे से वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर चिंतन करने की क्षमता का अभाव पाया जाएगा। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है, कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं। देखिए यहाँ पे जानवर इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि जानवर के अंतर्गत ही आपको बता दिया गया छिपकली, सांप, कीड़ा मकोड़ा, सब कुछ उसको जानवर ही बोला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ पैरों की मदद लेते हैं, कुछ पंखों की, तो कुछ पूंछ का भी सहारा लेते हैं। जानवर कई प्रकार के होते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ पानी में, कुछ जमीन में, कुछ हमारे घरों में भी रहते हैं जानवर। जैसे छिपकली ही ले लीजिए, मकड़ा ले लीजिए, है ना, जो जाला लगाता है, मकड़ी, और भी बहुत सारे हैं। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना, उनकी नकल करना यहाँ पे आदि होगा। बच्चों को अच्छा लगता है ना। आपने देखा होगा छोटा बच्चा अगर कोई चींटा जा रहा है, चींटी जा रही, तो उसको मारने का प्रयास करता है, वो उसके साथ खेलता है। उसको ये नहीं पता कि काट लेगा या जो भी है नुकसानदायक है, बट वो खेलने का प्रयास करता है। तो जानवर, टीचर का क्या काम है? जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बना करके ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। मतलब हमें बच्चों को ये बताना है कि ये जानवर इस कैटेगरी में आएगा, ये स्तनधारी है, या फिर ये अंडे देते हैं, ये बच्चे देते हैं, ये उड़ते हैं, ये रेंगते हैं। इस तरीके से यहीं से हम वर्गीकरण की शुरुआत करते हैं। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियां जैसे उंगलियां अंगूठे पर लगा 8वें पॉइंट में आपसे ये कहा जा रहा है कि बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियां जैसे उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। बच्चों को अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसका मतलब है प्रोत्साहित करना है। आप टीचर हैं तो आपको ये सारे कार्य करने हैं, बच्चे को प्रोत्साहित करना है। समूह ही चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। मतलब समूह में अगर बच्चा चित्र बना रहा है तो वहां पे भी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। जिक्सा क्या है? जिक्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलने के लिए, उनको मिलान के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। क्रम में लगाना बच्चों के अनुभव पर निर्भर करता है। जैसे चूहा चिड़िया से छोटा भी है, हो सकता है, और बड़ा भी। तो यहाँ पे बच्चे को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तर्क लगाना पड़ेगा। कैसे? जिक्सा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रकार का खेल है, गेम है। आपने अपने आसपास देखा होगा, या फिर आप अगर कहीं गए हैं शॉप वगैरह पे किसी के लिए गिफ्ट वगैरह परचेज करने, तो वो दिखाता है इस प्रकार का गेम कि ये ले जाइए, अच्छा रहेगा। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चे पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाते हैं कि यह वर्गीकरण का आधार बनता है। एक नाम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, विष्णु चिंचालकर। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश इंदौर के एक मशहूर पेंटर हैं, बढ़िया चित्रकारी करते थे। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, विष्णु चिंचालकर। कहाँ से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से। पेड़ पौधों की जानकारी बच्चों को अपने बड़ों अथवा किसान या माली से मिल सकती है। तो ये पेड़ पौधों की जानकारी मिलने के क्या है? स्रोत है। मतलब ये वातावरण से बच्चा अपने बुजुर्गों से, माली से, अपने बड़ों से ये जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे टीचर क्या करे? बच्चों को कैसे मोटिवेट करे कि वो उनके प्रति, मतलब पेड़ों पौधों के प्रति बच्चे का लगाव बढ़े। तो बच्चों को एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव या रुचि बढ़ेगा। चैप्टर नंबर 3 है पानी रे पानी। अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं, जिससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव
बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर पेडागोजी में यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे ऑप्शंस को आप वरीयता दीजिएगा। आपसे अगर पूछ ले कि कविता और गीत सुनाने का क्या उद्देश्य है कक्षा में, तो समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा, ये मुख्य उद्देश्य है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फिर कहा जा रहा है भेदभाव जैसे विषयों पर बच्चों से चर्चा करने पर उनमें क्या होता है, उनमें संवेदनशीलता बढ़ती है। चैप्टर नंबर 4 हमारा पहला स्कूल। तो बच्चों का पहला स्कूल क्या होता है, परिवार होता है। क्यों होता है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले परिवार से ही सीखना शुरू करते हैं। परिवार में हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसाने, गाना गाने के तरीकों के बारे में भी कक्षा में चर्चा की जा सकती है। इससे वे परिवार के खास बातों को वो जान सकेंगे बच्चे कि हमारे परिवार में या हमारे समाज में क्या क्या खासियत है। चैप्टर नंबर 5 है छोटू का घर। चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको कराया जा रहा है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को रखा गया है, जिससे आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा। पहला पॉइंट है यहाँ पे मकान कब घर बन जाता है, इस पर कक्षा में चर्चा करने से बच्चे मकान और घर के अंतर को समझ पाएंगे। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की जरूरत होती है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, ये बात ध्यान में रखते हुए बच्चों से कमरों की बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों से घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत करने से उसमें स्थानीय सामग्री उपयोग तथा त्यौहार मनाने के महत्व को भी जानकारी बताई जा सकती, मतलब उनको अवगत कराया जा सकता है, भरा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, खाना अपना अपना। यहाँ से जरूर एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। बच्चे खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इससे दूसरों लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा वातावरण बनाना जरूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। कई बार यहाँ से प्रश्न आया है कि एक अध्यापक जो है ऐसा ऐसा कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो जहां पे बच्चों की बात सुनी जाएगी, उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाएगी, वो विकल्प ज्यादा प्रभावशाली होगा। हांगकांग के लोग क्या खाते हैं, सांप से बना पकवान खाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, लिंग वू फेन कहते हैं। कश्मीर के लोग क्या खाते हैं, तो सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। आगे बढ़ते हैं, केरल में 2 चीजें लगती हैं, क्या, नारियल और टैपियोका, इसको कसावा भी कहा जाता है। गोवा में लोग क्या खाते हैं, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। केरल के लोग नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, इसमें कहा जा रहा है बिन बोले बात, अर्थात जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाए, जिससे वे स्वयं को जोड़ पाए, उसी को ही चुनना चाहिए। यहाँ पे जोड़ होगा। स्कूल में सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलना चाहिए। जो बच्चे सुन नहीं सकते, उन्हें स्कूल में इशारों से बात करके भाषा सिखाई जा सकती है। हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं होती हैं और इस पे भी हमें कक्षा में चर्चा कराई जानी चाहिए। ठीक है। नाच यानी डांस, नृत्य में इशारों और चेहरों के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इसको क्या कहते हैं, मुद्रा में। कहा नहीं था किस मुद्रा में खड़े हो, सावधान या विश्राम। चैप्टर नंबर 8 है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हालांकि ये सबको पता होगा। बच्चे कक्षा से बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज पर आसानी से उनकी पहचान कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, तो बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए उन्हें पक्षियों को चुपचाप देखने के लिए कहा जा सकता है, और जो देख करके उनके मन में जो विचार आ रहे हैं, जो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, उनको नोट करना भी बच्चे सीख सकते हैं। इसी को कहते हैं अवलोकन। मैना क्या है, यहाँ से प्रश्न 2019 में पूछा गया। झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है मैना पक्षी। उल्लू, इससे भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है 14 या 15 या 16 में। उल्लू की खास बात क्या है कि ये अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, पूरी तरीके से रोटेट कर सकता है। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों और डिजाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं, शरीर को भी गर्म रखते हैं, और समय समय पर पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 9, बादल आए बारिश लाए। ऐसे ही आपको कक्षा 3, 4, 5 की चैप्टर वाइज समरी उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे बाहर प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि साइंस से प्रश्न हो जाता है। 2018 में ऐसा हुआ था, इसके पहले और इसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए। सिर्फ 2018 में ऐसा हुआ था, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है, बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं।
कक्षा में बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभव को सुनने से बारिश से होने वाले अच्छे और बुरे प्रभावों पर गहराई से चर्चा की जा सकती है। चैप्टर नंबर 10 है पकाएं खाएं। तो भोजन पकाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वोत्तम विधि है भाप में पकाना। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि भोजन पकाने के तरीके कौन कौन से, तो भूनकर, उबालकर, तलकर और सेंककर। ठीक है, ये क्रम से याद रखिएगा आप। और कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे आपने पढ़ा है भूनना, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि भोजन पकाने के एक ढंग भूनने का विकसित रूप ही होता है सेंकना। अगर ऑप्शन में भूनना नहीं है तो सेंकना अगर है तो आप उतना कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसी का अपडेटेड रूप है। घर पर लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अतिरिक्त और भी व्यक्ति जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। अब घर पे बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं, इसमें बुजुर्ग भी आते हैं, तो ये सब क्या है? ईवीएस में जानकारी के स्रोत हैं, है ना। खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चे के अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले इनसे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर कक्षा में चर्चा की जानी चाहिए। बच्चों की मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है, वह अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 कहा जा रहा है कि बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में देखा होगा, या तो फिल्मों में, या तो किताबों में देखा होगा। इससे क्या है? ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद करेंगे। मतलब अगर हम इन चीज़ों को डिस्कस करें कक्षा में तो बच्चा सीख पाएगा, वास्तविक जीवन से जोड़ करके समझ पाएगा। बच्चों को प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलाव को समझने में भी मदद करती है। जैसे वाहनों में जो बदलाव होते रहते हैं तो उस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। चित्र की सहायता से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है, तो चित्र की सहायता से भी हम बेहतर बच्चे को समझा सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होता है। मतलब अगर आप पाठ पढ़ा रहे हैं उससे पहले बच्चों को मौका दिया जाए कि चित्र को देखें और समझें क्या क्या है, इससे क्या है? अवलोकन कौशल का विकास होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि अवलोकन कौशल के विकास के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है, तो आपको प्रायोरिटी देनी होगी वहाँ पे ऑप्शन में कि बच्चों को अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए, मतलब अवसर दिया जाए। दूसरा पॉइंट है बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में लिंग विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर कक्षा में चर्चा। यहाँ से प्रश्न हर बार आता है कि अगर भेदभाव हो रहा है तो क्या करना चाहिए, तो हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 13 है आपके सामने, छूकर देखें। तो पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कहानियों से बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ईवीएस की किताब में, कक्षा 3 की किताब में या 4 की किताब में कहानी के माध्यम से बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, या कहानी रखने का उद्देश्य क्या है, या कहानी के पात्रों का क्या उद्देश्य है, तो आप क्या उत्तर करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कहानी से क्या है, बच्चे पाठ में रुचि लेंगे, साथ ही साथ बच्चे के कल्पना शक्ति का विकास होगा, चिंतन शक्ति का विकास होगा और संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। स्वयं को किसी और परिस्थिति में रखने से हम उसकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। जैसे आपके पास मान लिया मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, ठीक है, मोबाइल में आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप समझ सकते हैं उसकी वैल्यू, ठीक है, कोई अदर नहीं समझ सकता। तो जब आप परिस्थिति में खुद को रखते हैं तब आप समझ पाते हैं कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ तक जा सकती है, इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए खास तरीका, एक विधि है जिसको हम कहते हैं ब्रेल लिपि या ब्रेल विधि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजारों से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्रेल लिपि की जो इमेज है। ब्रेल कागज पर हाथ रखकर पढ़ा जा सकता है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। तो इसकी खोज किसने की थी? लुईस ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाले थे जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि की खोज किसने की, तो लुई ब्रेल किस देश से संबंधित थे, तो ये फ्रांस के थे। किसी लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, इस लिप में, यहाँ पे होगा इस लिप में, और पूरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है, टच करके आप इसको पढ़ सकते हैं। कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर पे भी लिखी जा सकती है, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से भी हम इसका प्रयोग
कर सकते हैं। ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से बच्चे समझ पाएंगे जिनको दिखाई नहीं पड़ता है। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल सीट दिखाना अच्छा रहता है, जो रियल की हो वो सीट आप दिखाइए और बच्चों को समझाइए। चैप्टर नंबर 14, कहाँ से आया किसने पकाया। रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव अगर है, क्वेश्चन में पूछेगा कि एक विद्यालय या एक शिक्षक लड़कियों को वरीयता देता है या एकल गायन प्रतियोगिता में लड़कों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देता, तो उसको आप कैसे दूर करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या है, चर्चा करनी चाहिए, संवेदनशीलता से हमें चर्चा करनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे। बच्चों के प्रवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान और उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका होता है। तो जैसे तुलसा है, तुलसा का पत्ती जो होती है, तुलसा का जो पौधा होता है, तुलसी जिसको आप कहते होंगे, पूजा भी होती है हिंदू धर्म में। और जैसे नीम का पौधा हो गया है ना, नीम की पत्तियों से कई सारी औषधियाँ बनाई जाती है। तो इस पर क्या है, बच्चे के समक्ष वास्तविक रूप में चर्चा की जाए जिससे बच्चा पारंपरिक ज्ञान को भी समझ पाए। चैप्टर नंबर 15 है आओ बनाएं बर्तन। कहानी पर नाटक करने से बच्चों को बहुत मजा आता है और क्रियाओं को क्रम समझने में भी सहायता मिलती है। मिट्टी के बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होते हैं पर बच्चों को करके सीखने में भी आनंद आता है। तो यहाँ पे किस बात को दिखाया गया है कि ईवीएस में हम बच्चों को करके सिखाने पर जोर दें। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के होते थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुरेदकर और मिट्टी के बर्तन गोदकर हाथों से बनाए गए थे। यहाँ से कोई खास प्रश्न अभी तक नहीं आया है। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए कहाँ पकाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, तो आग में पकाया जाता है। चैप्टर नंबर 16, स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्ठू, अष्टा चंगा तथा उनमें इस्तेमाल की गई चीजें जैसे ठिप्पी आदि स्थानीय नाम पर बातचीत की गई है। यहाँ से कोई खास प्रश्न नहीं बनेगा, जहाँ से बनेगा हम आपको बताते हुए चलेंगे। वीडियो को एक बार लाइक करिएगा। बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका दें। एक दूसरे से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं, अर्थात बच्चे कैसे सहपाठी अधिगम के द्वारा सीखते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया के माध्यम से। स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाने से बच्चों को खेल के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना भी होगा और फिल्मों और नाटकों में भी देखा होगा। तो इस सब का क्या करे टीचर क्या करे, क्लास में चर्चा में इन चीज़ों को शामिल करें, विभिन्न प्रकार के खेलों के बारे में। चैप्टर नंबर 17 है चिट्ठी आई है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 को रेड कलर से हाईलाइट किया गया क्योंकि इससे प्रश्न हर बार पूछा जाता है बुजुर्ग के बारे में। तो यहाँ पे एक फैक्ट कहा जा रहा है कि पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब अगर आप जानना चाह रहे हैं कि पहले कैसे क्या चल रहा था, क्या क्या चीज़ें थी, अब क्या नया हुआ है, तो ये आपको कौन बता सकता है? आपके घर में दादी बाबा नानी नाना जो भी है बुजुर्ग बता सकते हैं। ये समझने में बच्चे बुजुर्ग से बातचीत करने के लिए प्रेरित होंगे। पहला ऑप्शन था यहाँ पे, पहला पॉइंट था कक्षा में ही अपने मित्रों को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मजा आएगा या उन्हें पत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित करना होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बच्चों को या बच्चों में हमें पत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित करना है, तो इनमें से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा कि अपने ही मित्रों को चिट्ठी लिख करके शुरुआत की जाए, बच्चों को सिखाया जाए कि चिट्ठी कैसे लिखी जाती है। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के माध्यम जैसे मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि पर बात की जा सकती है। चैप्टर नंबर 18, यहाँ से प्रश्न हर बार एक आता है, प्रश्नों को भी हम कराएंगे। कहा जा रहा है चैप्टर नंबर 18 में ऐसे भी होते हैं घरों की विशेषता यहाँ पे कही जा रही है। तो मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग करने से इन जगहों का प्रवेश समझने से बच्चे इन मकानों की समझ को जान पाएंगे कि कहाँ पे मकान कैसा क्या होता है। असम में बहुत बारिश होती है, असम में घर किस प्रकार के बने होते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत बार आया है। तो असम में जो घर होते हैं 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। किस पे बने होते हैं? मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी की ही बनी होती है। तो अंदर से घर ये लकड़ी के बने होते हैं और किस पर बने होते हैं? तो मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। मनाली क्या है? तो मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा होती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। मनाली में मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ऐसा एनसीईआरटी में कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही है, कहा जा रहा है, तो आपको बता रहे हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत अधिक पड़ती है।
राजस्थान में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। तो ये राजस्थान के घरों की विशेषता है, दीवारें मोटी होती है, मिट्टी के घर होते हैं ज़्यादातर, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बारिश कम होती है। यहाँ से कोई भी ऑप्शन घुमा फिरा करके आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राजस्थान के बारे में सही नहीं है। मान लिया वहाँ पे दे दे कि गर्मी कम पड़ती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, और दीवारें जो है वो कैसी, तो मिट्टी से लीप पोत करके सुंदर इन्हें बनाया जाता है। घरों की छत कैसी होती है ये भी ध्यान रखिएगा, घरों की छत कैसी होती है, तो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। जम्मू कश्मीर में लोग इलायची और बादाम डला कहवा पीते हैं। अब डल झील की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर में हाउस बोट भी होती है। डल झील की आप तस्वीर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हमारी साथी जानवर, तो हमारी साथी जानवर की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे इस चैप्टर को रखने का उद्देश्य क्या है कि जानवरों की भावनाओं के बारे में कक्षा में चर्चा करें, ताकि बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हों, समझें कि जानवरों का भी हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में योगदान है। हम जानवरों को पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, या संबंध समझने में बच्चों को उनके प्रवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होती है कि हमारा और जानवर से क्या संबंध है। पक्षी क्या है, कीड़ों को खाते हैं, जानती हैं आप। चैप्टर नंबर 20 है कि बज्जू गांव कहाँ है, तो राजस्थान में है। राजस्थान में लोग गड्ढा बनाकर बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाँका बनाते हैं। टाँके को ढक्कन से बंद कर देते हैं ताकि घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं। देखिएगा यहाँ पे कहा जा रहा था कि टाँका बनाते हैं, टाँके को ढक्कन से बंद रखते हैं, ये कहा जा रहा था। इसके बाद यहाँ पे ताकि नहीं है, टाँके के लिए है। टाँके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पे जो पानी गिरेगा ना, वो कैसे, ऐसे हल्का सा ऐसे ढलवा बना देते हैं ताकि इस पे जो पानी गिरे बारिश का, वो नाली के द्वारा नीचे टाँके में इकट्ठा होता रहे। जैसे ऊपर पाइप लगा है पानी का, वहाँ पे हल्का सा ढलवा बना दिया ताकि पानी पाइप में जाए और कूड़ा कचरा ना जाए उसमें। यह पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। यदि पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर अपने बच्चों के साथ हम क्या करें, अपने अनुभवों को बांटें, तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभव से जोड़ पाएंगे। मतलब ये कहना चाह रहा है, ये पेडागोजी का एक पॉइंट है कि हमें बच्चों के साथ क्या करना है, अपने दैनिक जीवन के अनुभव को जोड़ना है और किताबी ज्ञान से जोड़ते हुए आपको समझाना है। जिस जगह पानी की किल्लत होती है, लोग वहाँ पानी की बचत करते हैं व उनके दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत, मतलब आपका ये कहना है कि आप बच्चे को ऐसा तैयार करें मेंटली रूप से कि वो पानी की बचत करें और इसके लिए कुछ उपाय तरीके अपनाएं। कक्षा में इस्तेमाल किए हुए पानी के पुनः उपयोग पर चर्चा की जा सकती है। ये चर्चा पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक होगी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि आपको चर्चा करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 21 है, यहाँ से एक प्रश्न आता है आपके सिलेबस में, परिवार। तो परिवार मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई है। यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई क्या है। परिवार, समाज, विद्यालय, मीडिया। तो आपको ध्यान रखना है, परिवार जो है मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई है। परिवार क्या है, तो परिवार बच्चे का पहला स्कूल पाठशाला होता है, क्योंकि बच्चा सबसे शुरुआत में यहीं से सारी चीज़ों को सीखता है। परिवार के कितने प्रकार एनसीईआरटी में कहे हैं, हो सकता है गूगल पे सर्च करें तो आपको तीसरा प्रकार मिश्रित परिवार भी मिल जाए, लेकिन एनसीईआरटी में कहा गया है कि परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसे पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। अब एकल परिवार आप जानते होंगे, ठीक है, मम्मी पापा और बच्चे। संयुक्त परिवार में दादी बाबा, चाची चाचा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बच्चों को सामाजिकता का पहला पाठ कहाँ से मिलता है, तो परिवार से ही मिलता है। कक्षा में मौजूद